Good morning, student. This is chapter 3rd, Nazism and the Rise of Hitler, History, class 9th. It is the second video lecture of the chapter. Okay, तो यहाँ पे जो हमारा अब जो स्टडी चलेगा वो टॉपिक वाइज चलेगा. Okay, so the first topic is here, birth of the Weimar Republic. हमने फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हमने ये जाना था कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार आफ्टर जो है बहुत वीक हो चुका था और हिटलर का उस समय जो है वहां पे एंट्रेंस होती है. जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, और उसने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो फाइट किया था अलोंग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर, और उसके अगेंस्ट था एलाइज पावर जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया था. और देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो ईयर है 1914 टू 1918, तो ये जो वार है ये लंबा चला है. तो आप इसको बोलोगे कि नहीं एक साल या एक महीने, ऐसा कुछ है नहीं, काफी लंबा ये वार रहा है. 1914 टू 1918 की बिटवीन ये वार रहा है. अब इस वॉर के अंदर जितनी भी कंट्रीज जो इसको ज्वाइन करके रखी थी, सबने ये उनके मन में एक होप थी कि बहुत ही ये वॉर जो है वो खत्म हो जाएगा, बहुत ही जल्द ये कुछ जो है हमें विक्ट्री मिल जाएगी और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. लेकिन धीरे धीरे जो है रियलाइज कर पाते हैं कि ये वॉर जो है वो तो लंबा खींचने वाला है. और इस वॉर का रिजल्ट क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेस जो यूरोप में है वो धीरे धीरे कर ड्रेन मतलब सूखना शुरू हो जाते हैं. शुरू में जर्मनी को यहाँ पे इनिशियल हम बोल सकते हैं कुछ सफलताएं उसे मिलती है. वो ऑक्यूपाइज कर लेता है फ्रांस और बेल्जियम को, और एलाइज पावर में जब उसे यूएस उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है 1917 में, तब उसकी जो है हम बोल सकते हैं विक्ट्री पॉसिबल हो जाती है. जर्मनी की हार होती है. ठीक है, तो जर्मनी के साथ कौन था? जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918. नवंबर 1918 में जर्मनी और सेंट्रल पावर जो है वो हार जाते हैं. अब जर्मनी जब हार चुका है तो अब हम जर्मनी के इनसाइड आ जाते हैं, उसकी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं. तो जर्मनी जब हार जाता है, डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, तो जो एम्परर था वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर चुका है. इट मीन्स अब सीट पूरी तरह से वैकेंट है. अब वहां के पार्लियामेंट में जितनी भी पार्टीज होती है उनको अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है कि वो जर्मन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें. तो नेशनल असेंबली जो है मीट वाइमर में ये जो है मिलती है. वाइमर एक प्लेस है, ठीक है, वाइमर में ये मिलती है, और ये एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश करती है. डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट और राइक्सटैग. राइक्सटैग इज द नेम ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट इन जर्मन लैंग्वेज. और इस बार जो पार्लियामेंट बनाया गया है इट मीन्स इलेक्शन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन है, और ये किसके बेसिस पे बनाया गया है? इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन. इट मीन्स वुमेन को भी वोटिंग राइट था इसमें. लेकिन यहां पे इस वाइमर रिपब्लिक के साथ एक समस्या, एक प्रॉब्लम है. दिस रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव वेल बाय इट्स ऑन पीपल. ओके, जो वाइमर रिपब्लिक को बनाने वाले थे, जो वाइमर रिपब्लिक को जिन लोगों ने क्रिएट किया था, वो ही जो पीपल है इसे जो है पसंद नहीं कर रहे, इसे पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे. तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो ये देखिए यहां पे मैं इसको इंपॉर्टेंट मानती हूं. देखिए रिपब्लिक, दिस रिपब्लिक मतलब इट मीन्स वाइमर रिपब्लिक.
वाइमर रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ऑन पीपल। अब रीजन क्या है देखिए इसके पीछे, तो यहाँ पे दो हम मेन रीजन जो है उसमें राइट कर सकते हैं। द फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ द terms it was forced to accept after Germans defeat at the end of the First World War। इस वाइमर रिपब्लिक ने ही फोर्सफुली बोलिए चाहे से कैसे भी बोलिए, लेकिन इसने एक्सेप्ट की थी उन सारी कंडीशंस को जो इसके ऊपर लगाई गई थी। बिल्कुल भी इसने विरोध नहीं किया, जो भी इसके ऊपर ब्लेम वगैरह लगाया गया था सब इसने एक्सेप्ट कर लिया था, जो भी इससे लिया गया सब इसने दे दिया। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां के लोगों ने किस पर दे दी है, ये सारा का सारा जो अपराध बोलिए कि कुछ जो है वो सारा का सारा वाइमर रिपब्लिक को जाता है। अगर वाइमर रिपब्लिक चाहता तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि बहुत बड़ा अपमान था जर्मनी के लिए। तो इसीलिए वाइमर रिपब्लिक को क्रिएट करने वाले, इलेक्ट करने वाले लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे, उसे सपोर्ट नहीं करते थे। तो यहां पे ये रीजन हो चुका है। अब हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल को एक्सेप्ट करने वाला यही वाइमर रिपब्लिक था। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या है, तो वर्साइल जो सिटी है उसमें ये ट्रीटी, ये समझौता किया जाता है जर्मनी के साथ। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल के लिए हार्श वर्ड यूज किया जाता है, ये एक हार्श ट्रीटी थी, बहुत ही अपमानजनक और कठोर ट्रीटी थी। तो इसमें क्या ऐसा था, तो देखिए सबसे पहले ये हम बता दें कि वर्साइल सिटी है जहां पर जर्मनी के साथ और जितने भी कंट्रीज थी जो हार चुके थे बैटल को, जो हार चुके थे वॉर को, वो वहां पे थे। और इसमें सबसे ज्यादा अपमान किसका किया गया, जर्मनी का। जर्मनी को इस ट्रीटी का जो मेन मोटिव था यही था कि जर्मनी को इतना कमजोर कर देना कि वो दोबारा जो है उठ खड़ा ना हो। मेन तो इस ट्रीटी का यही एम था कि वो जर्मनी जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है, वो जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे इतना कमजोर बना दिया जाए, उसे इतना उसका अपमान किया जाए कि वो दोबारा खड़ा होने की ना सोचे, दोबारा ऐसे युद्ध के लिए ना सोचे। ओके, तो यहां पे क्या था देखिए इस ट्रीटी के अंदर, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसी कॉलोनीज। जर्मनी के जितनी भी ओवरसी कॉलोनीज थी, जितनी भी उसने अपने एरिया को इंक्रीज किया था, वो सारी की सारी उससे छीन ली गई। 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसकी 10% जो पॉपुलेशन थी वो इससे ले ली गई। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज वो भी इससे ले ली गई। 75% ऑफ इट्स आयरन जो रिसोर्स है, जो मेन आयरन और रिसोर्स है जो डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है, वो 75% ऐसा एरिया जहां पे आयरन और निकाला जाता था वो इससे ले लिया गया। 26% ऑफ इट्स कोल, मतलब वो माइनिंग वाला एरिया जहां से कोल निकाला जाता था वो इससे ले लिया गया। और 6 बिलियन लिब्रे जो करेंसी है वो हर्जाने के तौर पर इससे लिया गया, क्योंकि युद्ध में बहुत सारा नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो अगर हम बोले तो नुकसान तो दोनों तरफ से हुआ है, लॉस तो दोनों का हुआ है, लेकिन यहाँ पे हर्जाना, इसकी पूर्ति, इसको पे कौन करेगा, जर्मनी करेगा, जो उससे लिया गया। अब जितनी भी ये सारी चीजें इससे ली गई वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया ने आपस में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर ली। द एलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, उसकी जो मिलिट्री थी, उसकी जो सेना थी, उसको भी उन्होंने भंग कर दिया। साथ ही पूरा का पूरा वॉर की जो जिम्मेदारी है, द वॉर गिल्ट जो है, वो सारा का सारा डैमेज जो भी वॉर में हुआ है सब किसके ऊपर लगाया गया, सारा जर्मनी के ऊपर लगाया गया। साथ ही द एलाइड पावर ऑल्सो ऑक्यूपाइज द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 19
1920s तक उसी पे इनका कंट्रोल रहा था, जो कि रिसोर्स रिच राइनलैंड, इट मीन्स ये राइनलैंड वो एरिया था जहां पर सिटी थी जहां पे बहुत अच्छा खासा रिसोर्स था, जो कि इससे ले लिया गया। ओके, तो यहां पे पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का यहाँ पे किसी भी तरह से हमें अब भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो कॉज है, जो रूट कॉज था, वो आपके ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ही था। क्योंकि किसी भी पर्सन ले लीजिए, तो यहाँ पे हमारी कंट्री है जर्मनी का इतना अपमान किया गया था कि उस अपमान का बदला उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लिया। ओके, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वॉज द मेन रूट कॉज ऑफ द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, क्लियर दिस। तो इसमें हमने ये जाना कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार होती है और जर्मनी के पार्लियामेंट में, वहां की पॉलिटिक्स में वाइमर रिपब्लिक जो है वो वहां पे वर्क करना शुरू करता है। और इसी वाइमर रिपब्लिक ने जितनी भी शर्तें, जो भी जिन कंट्रीज ने विक्ट्री ली थी, उनकी सारी शर्तों को एक्सेप्ट कर लेता है, और जिसके कारण वहां के लोग इसे पसंद नहीं करते। इसके साथ एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल किया जाता है। ट्रीटी संधि, समझौता, वर्साइल सिटी, वर्साइल सिटी के अंदर एक समझौता, जितनी भी डिफीटेड जो कंट्रीज थी उनके साथ ये समझौता किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अपमान इसमें जर्मनी का किया जाता है। सो द ट्रीटी ऑफ वर्साइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है द इफेक्ट ऑफ द वॉर। अब हम जाने यहाँ पे वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिगार्डिंग बात की गई है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या हुआ। देखिए, जनरली क्या है कि वॉर जो है उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो किसी के लिए नहीं हो सकता, उसका हमेशा नेगेटिव ही रहता है। तो हम यहाँ यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन एंटायर कॉन्टिनेंट, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। जो कॉन्टिनेंट, यूरोप की बात कर रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंट कभी लोगों को पैसा देता था, आज उसकी कंडीशन ये हो गई है कि वो लोगों से पैसा ले रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आप मान सकते हो कि जो लोगों को पैसा देता था आज वो पैसा ले रहा है, इतनी फाइनेंशियली वो कंडीशन इस कॉन्टिनेंट की खराब हो चुकी थी। और ये सारा का सारा जो है इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक was being made to pay for this sign of the old empire. इन्फेंट वर्ड यूज किया गया है वाइमर रिपब्लिक के लिए। इन्फेंट मतलब अभी अभी वाइमर रिपब्लिक जो बना है, सेटअप हुआ है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। और जो ओल्ड एम्पायर, जो पुरानी गलती मतलब जो ओल्ड एम्पायर ने की है, उसका सारा का सारा जो भुगतान है वो कौन कर रहा है? वाइमर रिपब्लिक। और यहाँ पे फाइनेंशियली जर्मनी को इतना ज्यादा यहाँ पे कमजोर कर दिया गया है कि वो दोबारा ना उठ पाए। और जो वाइमर रिपब्लिक के जो सपोर्टर्स हैं, जिसमें सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेटिक्स, ये सारे वो हैं जो वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स हैं। और ये इनको क्या है, जो कंजर्वेटिव्स हैं उनके द्वारा इनको क्रिटिसाइज किया जाता था। इनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था। क्यों इनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था? जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो की जाती है उसमें इन लोगों ने जो एक्सेप्ट कर लिया था, जो अपमान इन लोगों ने सहन कर लिया था, उसके कारण इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता है। दिस माइंडसेट had a major impact on the political development of the early 1930s as we will soon see here। अब कैसा हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो है, तो यहाँ पे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट
ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। इम्प्रिंट मीन्स एक तरह की छाप छोड़ दिया है इसने वहां की सोसाइटी और वहां की पॉलिटी के ऊपर। उस समय जो सोल्जर्स थे, जो वॉर में पार्टिसिपेट किया था जिन लोगों ने, उनको सिविलियन से उनका प्लेस जो है अबव बताया है। इट मीन्स ये लोग जो है साधारण नागरिक से ऊंचे हैं। वहां पर सोसाइटी में ऐसा था, जो पॉलिटिशियंस वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने क्या है कि लोगों को बोला है कि स्ट्रेस दिया है, ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर। वहां के मैन को एग्रेसिव होना चाहिए, मतलब युद्ध के लिए हमेशा उसे तैयार रहना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग हो, मस्कुलाइन हो, डोले शोले वाला हो, ऐसे लोगों की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। अब ये ट्रेंच लाइफ क्या होती है? देखिए, जब युद्ध का मैदान होता है तो वहां पर बहुत सारे ऐसे जो है खड्डे बनाए जाते हैं जिसमें जो है सोल्जर बैठा करते थे। युद्ध का जो मैदान है उसमें ऐसे गहरे गड्ढे बनाए जाते थे जिसमें दुश्मनों से बचने के लिए वो बैठा करते थे। और इनमें क्या है कि लाइफ बहुत मुश्किल थी। एक तो इतनी नीचाई, इन जो नीचाई में बैठना, इन ट्रेंचेस में जो है लाइफ बहुत हार्ड होती थी। और साथ ही यहाँ पर जो डेड बॉडी है, लाशों को जो खाने वाले चूहे होते हैं, वो भी इन ट्रेंच में जो है वो आ जाया करते थे, जो कि बहुत मुश्किल था। साथ ही दुश्मनों के द्वारा जो फायरिंग की जाती है, जो पॉइजनस गैस वहां पे डाली जाती है, उनमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। और वो रियलाइज कर पाते हैं कि धीरे धीरे जो उनके रैंक्स हैं रैपिडली रिड्यूस हो जाते हैं। इट मीन्स कि उनके जो साथी लोग हैं वो धीरे धीरे एक एक करके जो है वो खत्म होते हैं। तो वो फीलिंग्स भी वो लोग फेस करते हैं। तो टोटल जो यहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा हार्ड हुआ करती थी। लेकिन ये तो अंदर की बात है, लेकिन मीडिया जो है बाहर की साइड जो बहुत ग्लोरीफाई किया करती थी इनकी लाइफ को। अब यहाँ पे हमने बताया उनकी लाइफ के बारे में। और एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल हॉनर ऑक्यूपाई सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्पेयर। वहां पे क्या होता था कि जो पब्लिक स्पेयर मतलब चौराहा जो हुआ करता था, वहां पे वो लोग जो युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे उन्हें जो है अपनी बहादुरी के लिए मेडल वगैरह दिया जाता था, ऑनर्स वगैरह दिए जाते थे। तो टोटल मिला के वहां के लोगों को मोटिवेट किया जाता था कि वो सोल्जर बने, एग्रेसिव उनका नेचर हो और देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। धीरे धीरे जो डेमोक्रेसी है, इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया, डेमोक्रेसी का जो विचार है, जो आइडिया है, धीरे धीरे जो है वो ठंडा पड़ता गया, कमजोर होता गया और कंजर्वेटिव्स जो है वो पावर में आना शुरू कर दिए। तो ये है इफेक्ट ऑफ द वॉर। इट मीन्स वॉर का जो इफेक्ट की बात करते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो सीधा है कि अब जो है लोग तैयार हैं, लोगों को तैयार किया जाता है कि वो युद्ध के लिए तैयार हो, वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो, एग्रेसिव हो, जब भी उनको युद्ध के लिए बोला जाए वो तैयार। ओके, थैंक यू।